हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 रियल एंड नॉमिनल इनकम के बारे में और आज हम बात करेंगे उसके एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और हम चलते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। यानी कि जीडीपी को हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी होता क्या है, आज हम जीडीपी के अलग अलग एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये इकोनॉमी में अलग चीजें निकालने में और कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है, वो सब डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो के अंदर। यानी कि आज की वीडियो में सिर्फ हम जीडीपी को पूरे अच्छे से समझेंगे। तो अगर मैं जीडीपी की सिंपल वैल्यू बताऊं, मतलब सिंपल डेफिनेशन बताऊं, तो मैं बता भी चुका हूं काफी बार कि जीडीपी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर या फिर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज जनरेट हुई हैं उन सबकी फाइनल वैल्यू के सम को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो ये तो गई जीडीपी की डेफिनेशन। अब यहां पे भी समझते हैं जीडीपी की डेफिनेशन को। तो पहला क्या आता है, मेजरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर करने का काम करती है, क्योंकि जीडीपी के बेस पे हम जो है वो यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज को मेजर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो भी यहीं से आता है। अब ये समझते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या दिखाता है, टोटल वैल्यू किसकी, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सबकी, जितनी भी सर्विस प्रोड्यूस हुई है उन सबकी, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। और ये दिखाता है कि एक साल के अंदर जो भी गुड्स, तो जितने मर्जी गुड्स बनाए हो, जितनी बड़ी सर्विस बनाई हो, ठीक है, सबका टोटल जो है वो इसके अंदर होता है, वो भी एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जो भी हुए हैं, एक साल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर। और सबको पता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। आगे हमारे पास क्या आता है, देयर आर सेवरल अल्टरनेट डेफिनेशंस एंड अप्रोचेस। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट डेफिनेशंस भी हैं और बहुत सारे अल्टरनेट अप्रोचेस भी हैं फॉर मेजरिंग जीडीपी, जीडीपी को मेजर करने के। यानी कि जीडीपी निकालने के हमारे पास बहुत से तरीके थे। यानी कि जो हमने देखा भी नेशनल इनकम में भी, नेशनल इनकम निकालने के बहुत से तरीके थे, चाहे वो प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे वो हमारा इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, हमने तीनों मेथड डिस्कस किए थे। ऐसे ही नेशनल इनकम क्या है, जैसे जीडीपी तो है, तो जीडीपी निकालने के भी क्या है हमारे पास बहुत सारे मेथड या फिर अप्रोचेस हैं। तो आउट initial definition of GDP is in terms of goods and services produced. We will define GDP in terms of expenditure and income. तो हम जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जो प्रोड्यूस हुई है उसके हिसाब से जीडीपी निकालते हैं, लेकिन हम जीडीपी को इनकम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी निकालते हैं। इसका मैं कुछ तरीका समझाता हूं आप लोगों को। वैसे तो हम बात कर चुके हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बात करते हैं वहां पे कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या बोला कि जीडीपी जो है वो उन सारी वैल्यूज का सम है जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज बनाई गई हैं। अब भाई जितनी भी गुड्स बनाई गई हैं और सर्विस बनाई गई है कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब हमने एक्सपेंडिचर किया है तो एक्सपेंडिचर का पैसा भी कहीं ना कहीं से आया होगा और वो पैसा क्या बनेगा हमारे लिए, इनकम। तो इसका मतलब हमने अपना इनकम खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इनकम है उसके हिसाब से तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो हम अपनी इनकम से भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि 3 मेथड हो गए। एक तो जितनी प्रोडक्शन हुई आप उससे जीडीपी निकाल लो, जितनी कंजप्शन हुई या फिर जितना एक्सपेंडिचर हुआ उससे जीडीपी निकाल लो, या फिर जितनी इनकम हुई उसके जीडीपी निकाल लो। तो जीडीपी कैसे भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तो जीडीपी इज द टोटल इनकम ऑफ एवरीवन इन द इकोनॉमी। तो जीडीपी क्या दिखाता है, टोटल इनकम, यानी कि सारी इनकम जो सारे पर्सन मिलकर जनरेट कर रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर। एंड जीडीपी इज द टोटल जीडीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जीडीपी टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी है जो किस पे लगाया गया है, गुड्स पे और सर्विसेज पे इन द इकोनॉमी। यानी कि जीडीपी टोटल इनकम से भी निकाल सकती है। अब टोटल इनकम किसकी, जो भी पर्सन अपनी अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर हम सारी इनकम टोटल कर लें, ठीक है, चाहे वो बिजनेसमैन इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कंज्यूमर इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम में, जैसे हमने बात भी की जो हम पढ़ रहे थे इनकम मेथड, ठीक है, कि इनकम मेथड से हम जो है वो कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने सारे कंपोनेंट्स देखे थे कि इनकम के अंदर हम कौन कौन से कंपोनेंट्स लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, रॉयल्टी हो, रेंट हो, ठीक है, तो हमने सारे ले लिए थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे, अगर हम उन सबका टोटल भी कर लें तो हम वहां से भी जीडीपी आराम से निकाल सकते हैं।
यानी कि एक्सपेंडिचर से भी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। और एक्सपेंडिचर हम सब जानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग गुड्स पे खर्चा करता है और अलग तरह की सर्विसेज पे खर्चा करता है। अब इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, तो जीडीपी डेफिनेशंस आर इक्विवेलेंट बिकॉज द टोटल इनकम इन एन इकोनॉमी मस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीडीपी जो है वो इक्विवेलेंट है किस चीज के, जितना इनकम लोगों ने जनरेट किया एक इकोनॉमी के अंदर और उतना उन्होंने क्या कर दिया, खर्च भी कर दिया, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इक्वल्स टोटल प्रोडक्शन, जो किसके बराबर होगा, टोटल प्रोडक्शन के बराबर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसका काम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करना, एंड इट्स कंपोनेंट शोज द रिलेशनशिप अमंग एक्सपेंडिचर, इनकम एंड प्रोडक्शन। और नेशनल इनकम अमाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है वो हमें रिलेशनशिप भी समझाता है कि इनकम का रिलेशन एक्सपेंडिचर से कैसा है और प्रोडक्शन से कैसा है। यानी कि तीनों फैक्टर जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं, फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो सब सिंपल सी बात है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है कोई ना कोई प्रोड्यूस तो कर ही रहा है उसे, गुड्स को भी कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है और सर्विसेज को भी कोई ना कोई प्रोड्यूस कर रहा है। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं तो उनके ऊपर क्या आता है हमारे पास, तो उनसे लोगों को इनकम मिलती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है वो सारी गुड्स और सर्विसेज खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, उसे बहुत सारे मजदूर चाहिए होंगे, यानी कि बहुत सारे फैक्टर चाहिए होंगे उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन फैक्टर को वहां से क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। तो जितना प्रोडक्शन होगा उतनी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अगर एज अ प्रोड्यूसर किसी भी प्रोड्यूसर को अपना आउटपुट लेवल बढ़ाना है तो आउटपुट लेवल बढ़ाने के लिए उसे फालतू लेबर यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा लेबर रखेगा तब आउटपुट लेवल बढ़ेगा, और जब ज्यादा लेबर बढ़ेगा तो ज्यादा इनकम भी बढ़ेगी लोगों की। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोडक्शन और इनकम एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, और जैसे प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट लेवल कम होगा लोगों की इनकम कम हो जाएगी। अब आती है कि प्रोडक्शन का एक्सपेंडिचर से क्या रिलेशन है, प्रोडक्शन का बोल रहा हूं, इनकम का एक्सपेंडिचर से क्या रिलेशन है। हम सब जो है वो अपनी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं अलग अलग गुड्स और सर्विसेज में। अब अगर हमारे पास इनकम ही नहीं होगी तो हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर मेजरली किस पे डिपेंडेंट होता है, इनकम पे डिपेंडेंट होता है, कि अगर इनकम ज्यादा है तो हम एक्सपेंडिचर भी ज्यादा करेंगे, इनकम कम है तो हम एक्सपेंडिचर भी कम करेंगे, ठीक है। अब कई जने ये बोलेंगे भैया हम जो है क्या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से जनरली कम करते हैं क्योंकि हमें कुछ पैसा सेव करना होता है, तो भाई हम पैसे को सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों फैक्टर जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। तो यहां पे हम एक बात कह सकते हैं कि जीडीपी के केस में कि टोटल प्रोडक्शन जो है ना वो बराबर किसकी होगी, टोटल इनकम की, यानी कि जितनी इनकम है, जितनी प्रोडक्शन है उतनी इनकम है, और जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, तीनों बराबर हैं। तो प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं और तीनों वैल्यूज के मेथड से हम जीडीपी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं जीडीपी सबसे बड़ा मेथड है एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर ग्रोथ लेवल चेक करने का, लेकिन यहां पे बात करें रियल जीडीपी की। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया था कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या फर्क होता है, और उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देख रहे हो। नहीं देख रहे हो तो भाई कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएंगे, वो सर के ऊपर से जाएंगे, तो कभी भी किसी भी चैप्टर की वीडियोस को सीरीज वाइज ही देखा करो, ठीक है। और मैं तो कहूंगा पूरी सीरीज को टॉपिक वाइज देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, मेजरिंग जीडीपी। अब एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बात करता हूं यहाँ पे मेजरिंग जीडीपी के बारे में। अब ये मेजरिंग जीडीपी क्या होता है वो समझते हैं। तो मेजरिंग जीडीपी क्या है, प्रोडक्शन अप्रोच। अब प्रोडक्शन अप्रोच से हम जीडीपी कैसे मेजर कर सकते हैं वो समझते हैं। यानी कि हमने तीन मेथड की बात कर ली कि प्रोडक्शन मेथड से हम जीडीपी निकाल सकते हैं, इनकम से भी और एक्सपेंडिचर से भी। तो प्रोडक्शन मेथड से मैं आज बता रहा हूं, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर से हम समझेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो समझते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन अप्रोच से हम कैसे जीडीपी निकाल सकते हैं। तो इन द प्रोडक्शन अप्रोच जीडीपी एज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो जीडीपी हमारे पास क्या बनता है, करंट मार्केट वैल्यू, यानी कि अभी की मार्केट वैल्यू पे जितने भी हमारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाए जा रहे हैं, न्यूली प्रोड्यूस, जो भी न्यूली प्रोड्यूस है वो भी एक फिक्स पीरियड के अंदर, उन सब का टोटल वो हमारा क्या बनता है, जीडीपी बन जाता है प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से। यानी कि जीडीपी के अंदर हम सारे गुड्स, सारी सर्विसेज जो भी जनरेट हुई हैं उनकी करंट मार्केट वैल्यू पे निकाल देते हैं, वो चीज है। अब बात आती है कि मार्केट वैल्यू क्यों इतना जरूरी है। अब मार्केट वैल्यू जरूरी होने का एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस काउंटलेस गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी तरह की गुड्स और बहुत तरह की सर्विसेज जनरेट की जाती हैं, उन सबकी वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है, सबका वर्थ अपना अपना होता है, ठीक है। तो अगर हमें सबका मार्केट प्राइस नहीं पता होगा तो क्या मैं एक्चुअल जीडीपी निकाल पाऊंगा,
पॉसिबल ही नहीं है। तो हम करते क्या है, हम सारे तरह के गुड्स को उन्हीं के प्राइस से मल्टीप्लाई करके सम करके तब जीडीपी निकालते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या देते हैं, सपोज करो कि सेब जो है वो 120 रुपए किलो है, 120 रुपए केजी है, और संतरे हैं वो 50 रुपए केजी है, ठीक है, हमने ये मान लिया संतरे 50 रुपए केजी है। तो अगर मान लो जो 120, मैं सिर्फ यहाँ पे हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, 120 रुपए केजी है, मान लो भाई सिर्फ 100 किलो सेब प्रोड्यूस हुआ और 100 किलो संतरे प्रोड्यूस हुए, तो टोटल जीडीपी में कितना रोल होगा, दोनों ही क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो प्लस कर दो, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 120 इंटू 100, ये हो जाएगा 12,000, और वहां से कितना आएगा सिर्फ 5,000, 12 और 5 17। इस तरीके से हम जो है एक अब इकोनॉमी के अंदर सिर्फ सेब और संतरे तो होते नहीं है, बहुत सारे गुड्स हैं, मार्कर एक गुड्स है, फोन है, ठीक है, कैमरा है, टेलीविजन है, अप्लायंसेस है, ठीक है, खाने पीने के बहुत सारे गुड्स हैं। तो हम करते क्या है, उन सभी की क्वांटिटी को उन सभी के प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जोड़ देते हैं, तो बस क्या आता है, जीडीपी की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी कैसे निकाला जाए। अब समझते हैं मार्केट वैल्यू का इंपॉर्टेंट रोल। तो एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस काउंटलेस गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज द प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर रेयरली आइडेंटिकल। तो सब जानते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस के काफी कम जो केसेस में है आइडेंटिकल देखने को मिलते हैं, यानी कि सेम देखने को मिलते हैं, वरना जनरली प्राइसेस जो है वो अलग अलग गुड्स के अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग ही होते हैं। तो वी यूज नेशनल इनकम अकाउंटिंग विच बेसिस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। तो हम जो है यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब नेशनल इनकम निकालते वक्त विच बेसिस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसके बेस पे, गुड्स और सर्विस की वैल्यूज के बेस पे, ऑन इट्स मार्केट वैल्यू के बेस पे, दैट इज प्राइस इट सेल्स फॉर। तो हम उस प्राइस के हिसाब से निकालते हैं जिस पे वो उसे बेचा जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, अब यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर दे दिया है जो मैं बताया था थोड़ी देर पहले। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी यू वे ईच गुड एंड सर्विस बाय इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो हम हर एक गुड्स की, हर एक सर्विसेज की उसकी करंट मार्केट प्राइस से क्या कर देते हैं और ऐड देम अप, उनको सम कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऊपर एग्जाम्पल में करवाया था कि सेब की क्वांटिटी को सेब के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, संतरे की क्वांटिटी को संतरे के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, टोटल जीडीपी आ गई सेब और संतरों की। सेम ऐसे ही हम हर एक गुड्स और हर एक सर्विस के केस में भी करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो मार्केट के अंदर नहीं होती। देखो हर गुड्स जो है ना वो सेल के पर्पज से हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ नॉन मार्केट गुड्स भी होते हैं। नॉन मार्केट गुड्स में का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनको मार्केट में नहीं बेचा जाता, ठीक है। अब ऐसे गुड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब ऐसे गुड्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि घरों में हाउसवाइफ्स काम कर रही होती हैं, ठीक है, तो वो एक नॉन मार्केट गुड है, सर्विस तो वो भी प्रोवाइड करी अपने घर में, लेकिन क्या उनको उसके वजह सैलरी मिलती है, नहीं मिलती, ठीक है, वो सिर्फ उस काम को फ्री ऑफ कॉस्ट करें, तो क्या हो गया, नॉन मार्केट गुड्स, ठीक है। कोई मान लो अपने घर में, जैसे मान लेते हैं कि भाई पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा लेते हैं जब वो छोटे होते हैं, ठीक है, तो भी क्या कर रहे हैं, एक तरह से अगर वो कहीं भेजते उसे पढ़ाने के लिए तो उनकी फीस जाती, तो वो खुद पढ़ा रहे हैं या फिर सेल्फ स्कूलिंग कर रहे हैं उस बच्चे की, तो उस फीस को बचा रहे हैं, तो भी क्या है, नॉन मार्केट गुड बन जाएगा उस केस में। मान लो कि उन लोगों ने आसपास कोई पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गार्डनिंग वगैरह करते हैं, वो भी क्या है, फ्री सर्विस हो गई, तो भी क्या हो गया, ये होते हैं फ्री मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ऐसे गुड्स और सर्विसेज। या फिर मैं कोई एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है कि जो बिजनेसमैन ये नहीं समझ पाता, आपने सुना होगा अकाउंट के टर्म में, अकाउंट में क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने आप में पर्सन अलग होता है और बिजनेस एंटिटी वो पूरी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं मैं। जैसे मान लो कि बिजनेस में क्या होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं कई बार कि फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है। क्या पता भैया लैंड उसके पास खुद की हो, कैपिटल उसके पास खुद की हो। अरे तो थोड़ा समझने वाली बात यह है कि भाई बिजनेस के केस में अकाउंट्स, बिजनेस जो है वो अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। तो चाहे वो बिजनेसमैन के पास खुद की एसेट क्यों ना हो, वो लेकिन काउंट की जाएगी किस चीज में, कि बिजनेस के लिए खर्चा है वो एक, जैसे लैंड एक खर्चा है, कि कैपिटल एक खर्चा है। क्यों, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं इस चीज को। सपोज करो किसी पर्सन को एक जिम खोलना हो, ठीक है, अब वो जिम खोलने गया, ठीक है, अब जिम खोलने तो तरीके हैं कि या तो वो जो लैंड है, बिल्डिंग, उसको रेंट पे ले, अब रेंट पे लेगा, उसे रेंट पे करना पड़ेगा 40,000 रुपए महीना, ठीक है, या फिर हो सकता है खुद की जमीन हो, ठीक है, अब वो क्या सोचेगा, अरे खर्चा तो मेरा बच गया, ठीक है, अब मतलब मैं तो यहीं पे खोल लूंगा, मेरे को रेंट भी नहीं देना पड़ेगा, तो लैंड मेरी खुद की हो गई। लेकिन एज पर बिजनेस मेरे से उसको एक्सपेंस अलग करने चाहिए रेंट के नाम पे। क्यों करने चाहिए, क्योंकि मान लो अगर वो बिजनेस नहीं करता, अगर वो जिम नहीं खोलता, तो जमीन को रेंट पे लगाता, तो क्या वहां से पैसा नहीं आता, उसके पास आता पैसा, तो उसको एज अ एक्सपेंस वो भी अलग निकालना चाहिए।
और ज्यादातर लोग जो है ना बिजनेस के अंदर ये करना भूल जाते हैं कि वो ना बिजनेस से सेल्फ कंजप्शन के लिए भी चीजें निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिना हिसाब किताब के, और इस तरीके से बिजनेस को लॉस झेलना पड़ता है। यहां तक कि बिजनेस में ये होना चाहिए कि सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर आप कुछ चीज निकाल रहे हो, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं अकाउंट्स की भाषा में, ठीक है, तो वहां पे कभी हिसाब रखो कि यार इतना पैसा मैंने बिजनेस से निकाला था खुद के यूज के लिए, जो मुझे बिजनेस में वापस डालना वो सब पैसा उधार समझो बिजनेस से, तो वो चीज होती है। तो वही चीज है, तो हम जब नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं तो भाई उनकी भी तो प्राइसेस होते हैं। अगर वही हाउसवाइफ, वही जो घर में काम कर रही है, वही अगर बाहर जाके ऐसा मेड काम करती है तो पैसा नहीं मिलता, उन्हें मिलता पैसा, ठीक है। वही टीचर जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अगर वो और के बच्चों को पढ़ाएगा तो फीस नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। या फिर मैं बात करूं वही गार्डनर या फिर जो घर में जो गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कहीं बाहर किसी पार्क वगैरह में या फिर किसी पब्लिक प्लेस में, ठीक है, अगर गार्डनिंग करते हैं वहां से पैसा जनरेट होता। तो ये सारे नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए है क्योंकि वो मार्केट में सेल नहीं हो रही है, लेकिन उनकी अपनी एक वैल्यू है। अगर वो मार्केट में जाके वो काम करेंगे उन्हें वो पैसा मिलेगा। ये चीज है यहाँ पे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज, जो कभी भी जीडीपी का हिस्सा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक वैल्यू उन्हें प्रोवाइड नहीं होते, क्योंकि वो काम वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए एज अ हेल्प। तो ये होती है। और यही नहीं, हम सब जो है सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सी चीजों में। तो नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर सोल्ड इन मार्केट्स। तो यही बात यहाँ पर की है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी गुड्स और जितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी के अंदर वो मार्केट में सोल्ड हो ही। दैट प्रोवाइड अ मार्केट प्राइस। मैनी हाउस होल्ड सर्विसेज, बहुत सी हाउस होल्ड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ फैमिली, जो एक फैमिली के अंदर बनाई जाती है, और बाय फ्रेंड्स, क्लीनिंग, कुकिंग, चाइल्ड केयर वुड बी इंक्लूडेड इफ इट वेर इजी टू मेजर देम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम घर में परफॉर्म करते हैं, जैसे चाइल्ड केयर हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, वो सब जो है नॉन मार्केट एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है या फिर नॉन मार्केट गुड्स सर्विस के अंदर आ जाता है। अब यहां पे एक टर्म और आता है, तो इसी को मैं एक चीज और बोलता हूं, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड वैल्यू। मतलब इसके अंदर भी एक वैल्यू होती है जो हम पे नहीं करते हैं, ठीक है, और इसलिए जीडीपी के अंदर नहीं आता है, ठीक है, पर है तो वैल्यू तो है। मैंने खुद बोला अभी कि वो काम आप अपने घर में कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, इसलिए वहां पे पैसे चार्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन वही काम अगर आप दूसरों के लिए करोगे तो वहां आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये नॉन मार्केट गुड है। अगर आप उस काम को मार्केट में परफॉर्म करोगे, पैसे कमाने के लिए एज इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, तो कुछ चीजों का पैसा मिलेगा। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी। अंडरग्राउंड इकोनॉमी, यहाँ पे अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्या होता है वो समझते हैं। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमिकली बिल्कुल गलत होती हैं, ठीक है, बट फिर भी चल रही होती हैं पैसे कमाने के मोटिव से, उनको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे हिडन गुड्स और हिडन सर्विसेज, ठीक है, जो हमारे आसपास प्रोड्यूस हो रखी होती हैं, ठीक है, जो इनलीगल होती हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती, क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाएंगे गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी। अब ऐसी कौन सर्विसेज है, जैसे लाइक ड्रग्स। अब कोई पर्सन ड्रग्स सेल कर रहा है, ड्रग्स को बाय सेल करवाता है, ठीक है, उसने ग्रुप बना रखा है इन सारे कामों के लिए, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं बहुत सारी, ठीक है, कई लोग फिरौती लेते हैं, ठीक है, अलग अलग काम के लिए, या फिर मैं बोलूं मर्डर के लिए, इन सब चीजों के लिए फिरौती लेते हैं, तो वो सब भी क्या है, वो सब उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। लेकिन क्या कानून के नजर में वो जायज है? नहीं, क्योंकि अगर कल को एक बात समझते हैं यहाँ पे कि कल को मान लो किसी ने किसी को मर्डर करने के लिए 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, और उसने मर्डर नहीं किया, तो क्या जाएगा कोर्ट में कि भाई मैंने इसको मर्डर के लिए पैसे दिए थे 10 लाख रुपए, मेरे को वापस नहीं दे रहा, इसने मर्डर भी नहीं किया, क्योंकि वो चीज ही इनलीगल है। और आप इनलीगल चीज को कभी भी कोर्ट में जाके या फिर लॉ फॉर्म्स में जाके क्लेम नहीं कर सकते। तो ये होते हैं हमारे अंडरग्राउंड इकोनॉमी। या फिर प्रोस्टिट्यूशन। अब ये प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है वो सबको पता ही है, ठीक है, बहुत सारे सेक्स जॉबर्स या फिर सेक्स रैकेट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे, तो वो सब हमारा पार्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो किसका पार्ट बन जाता है हमारा पे, प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे कि अब एग्जांपल दूं मैं, यहाँ पे एग्जांपल में क्या दूं भाई, बहुत सी जगह है तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे भाई ने भी एग्जांपल दिया जीबी रोड, ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, इनलीगल एक्टिविटीज है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें परफॉर्म होने देना नहीं चाहती, बट वो फिर भी चल रही होती है। दिल्ली में अलाउड है। अच्छा, इनलीगल नहीं, दिल्ली में अलाउड है। अच्छा ठीक है भाई, अरे तो भाई को सब पता है भाई, के चक्कर लगते रहते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स के बारे में। अब कुछ चीज और होती है, इनको पता क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी। ये भी ध्यान रखना, अंडरग्राउंड इकोनॉमी को हम ब्लैक मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और ये सिर्फ जरूरी नहीं कि इंडिया के अंदर चल रही है, हर एक कंट्री में ब्लैक मार्केट इकोनॉमी कहीं ना कहीं जनरली चल रही होती है, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, किसका, ब्लैक मार्केट इकोनॉमी। मैंने आपको समझा दिया कि ये होता क्या है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है, जहां पे इलीगल गुड्स और सर्विस सेल होती है। ऐसा यही नहीं होता, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि कोई भी मूवीज वगैरह बनती है, वो तुरंत जो है वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है,
पायरेसी कंटेंट बोलते हैं उसे, पायरेसी कंटेंट, क्योंकि वो चुराया हुआ कंटेंट होता है, वो अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, जो मूवीज हैं वो लोगों को इजीली फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं, जिनके लिए अब जब सिंपल सी बात है, जब मूवीज फ्री में अवेलेबल हो ही जाएंगी वेबसाइट पे, तो कौन मेंबरशिप लेगा? अमेजन वगैरह की, अमेजन प्राइम वीडियो की, या फिर हॉटस्टार की, जियो हॉटस्टार की, सभी कौन लेगा मेंबरशिप? क्योंकि वो चीजें, क्योंकि वो रोक भी नहीं पा रहे, वो गूगल एक सेट बैन कर देता है, नई सेट आ जाती है। और उम्मीद आप लोगों को पता ही होगा, 1000 टेलीग्राम चैनल्स बने हुए इन चीजों के ऊपर, तो सारी चीजें चलती रहती हैं। और ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं नॉर्थ कोरिया का। जैसे आप लोगों को पता होगा कि नॉर्थ कोरिया जो है, मतलब एक ऐसी कंट्री है जहां पे ना लोग जो है, मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें क्या था कि वहां के लोगों को ना कि बाहर के दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें जानने का नहीं होता, ठीक है। मैंने वहां पे एक दिक्कत ये भी है कि वहां पे जो है ना फोनों के अंदर स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं कि 24 घंटे में किसी टाइम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गवर्नमेंट खुद लेती है स्क्रीनशॉट, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि उन्हें पता लगे कि जो दुनिया है वो कर क्या रही है, वहां के लोग जो कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज है, तो वहां पे लोग, वहां पे ब्लैक मार्केट है, वहां पे जो कंटेंट है, जो बाकी देश जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया में कौन से कंटेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बाकी जगह कौन से कंटेंट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वो लोग ब्लैक मार्केट से खरीदते हैं और देखते हैं, ठीक है। फिर उन्हें पता लगता है कि बाहर की दुनिया जो है वो हमारी दुनिया से काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये सारी चीजें हर जगह है। तो ब्लैक मार्केट की मूवी तो हर जगह होती है, जैसे आपने सुना होगा अभी भी ऑनलाइन भी एक वेब है, डार्क वेब बोलते हैं हम उसे, है ना। डार्क वेब वो जगह जहां पे सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वहां पे भी गूगल के गवर्नमेंट के बंदे बैठे होते हैं, साइबर सेल्स के बंदे बैठे होते हैं कि कोई वहां पे गया और कुछ भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उन्हें तुरंत ही पकड़ा जा सके। तो उम्मीद है आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो का। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। अब इसको जो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। तो अब इसको जो उतारना उतार सकता है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है।